स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी असमंजस। आप इतने दिन से आए क्यों नहीं केशव जी? सभा मंडप के बाहर निकलते निकलते कुसुम ने पूछा। मैं अपने मित्र बसंत के साथ चला गया था, केशव ने बसंत की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। कुसुम ने बसंत की ओर देखा, फिर जरा रुकती हुई बोली, क्या यही आपके मित्र बसंत हैं? मैंने जैसे इन्हें पहले कभी देख रखा है। शायद कन्वोकेशन डिबेट में फर्स्ट प्राइज आप ही को मिला था। कन्वोकेशन डिबेट में फर्स्ट प्राइज जीतने वाला बसंत एक बालिका के सामने घबरा सा गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उससे कुछ भी उत्तर न दिया गया। तब केशव ने कहा, हाँ, प्राइज इन्हीं को मिला था। उसके बाद कुसुम ने बसंत और केशव दोनों को शाम के समय चाय पर आने का निमंत्रण दिया और वो अपने पिता के साथ कार में बैठकर चली गई। कुसुम कुमारी अपने माता पिता की इकलौती कन्या है। इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन में, जहां शहर के धनी मानी व्यक्तियों के बंगले हैं, वहीं कुसुम के पिता की एक विशाल कोठी है। शहर के प्रमुख धनी व्यक्तियों में उनकी गणना है। उनके पास मोटर है, गाड़ी है और भी न जाने क्या क्या है। 10-5 नौकर तो सदा ही उनके घर में काम किया करते हैं। वे घर में बैठे केवल लेन देन से ही 600-700 रुपये मासिक की आमदनी कर लेते हैं। कुसुम ही उनकी एकमात्र संतान है, जो वहीं पर क्रॉसथवेट गर्ल्स स्कूल में मैट्रिक कक्षा में पढ़ती है। केशव कुसुम का पड़ोसी है, यूनिवर्सिटी में बीए का विद्यार्थी। और बसंत केशव का सहपाठी है, जो अपने मामा के साथ अय्यापुर में रहता है। बसंत के माता पिता बचपन में ही मर चुके हैं और तभी से बसंत अपने मामा का आश्रित है। बसंत पढ़ने लिखने में कुशाग्र बुद्धि, सदाचारी, सरल स्वभाव का और मिलनसार है। इसीलिए शिक्षक उसे चाहते हैं और सारे ही सहपाठी उसका आदर करते हैं। शाम के समय केशव के आग्रह से बसंत कुसुम के घर आया तो जरूर था, किंतु उसे वहां पर बात बात में संकोच मालूम हो रहा था। जब कुसुम उन्हें लेकर मखमली सीढ़ियों पर से ऊपर अपने ड्राइंग रूम में ले जाने लगी, तो बसंत ने अपने पैरों की ओर देखा। जहां कुसुम के कमल सरीखे मुलायम पैर पड़ रहे थे, वहां पर अपने धूल भरे पैरों को रखने में उसे कुछ अटपटा सा लग रहा था। कमरे में पहुंचकर वहां की विभूतियों को देखकर बसंत भौचक्का सा रह गया। ऐश्वर्य के प्रकाश में उसे अपनी दशा और भी हीन मालूम होने लगी। उस वातावरण के योग्य अपने को न समझकर उसे कष्ट हो रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि मैं नाहक ही यहां पर आया। कुसुम अद्वितीय सुंदरी थी। उसकी शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान ने सोने में सुहागे का काम कर दिया था। उसके शरीर पर आभूषणों का कोई विशेष आडंबर न था। वो लाल किनारी की एक साफ साड़ी पहने थी, जो उसकी कांति से मिलकर और भी उज्जवल मालूम हो रही थी। कुसुम का व्यवहार बड़ा ही शिष्ट था। उसकी वाणी में संगीत का सा माधुर्य था। वो चतुर चितेरे की तरह मनोहर, कुशल शिल्पी की तरह त्रुटि रहित और सुकवि की कल्पना की तरह सुंदर थी। बसंत के जीवन में किसी युवती बालिका से बातचीत करने का ये पहला ही अवसर था। उसने कुसुम की ओर एक बार देखा, फिर उसकी आंखें ऊपर ही न उठ सकी। कुसुम ने चांदी के से सुंदर प्यालों में चाय बनाकर टेबल पर रखी। तश्तरियों में जलपान के लिए फल और मिठाइयां सजा दी। बसंत स्वभाव से बहुत ही शिष्ट था, किंतु आज वो साधारण शिष्टाचार की बातें करना भी भूल गया और उसने चुपचाप चाय पीना शुरू कर दिया। यदि कुसुम कोई बात पूछती तो बसंत का चेहरा अकारणीय लाल हो जाता और उसका हृदय इस प्रकार धड़कने लगता
जैसे वो किसी कठिन परीक्षक के सामने बैठा हो। चाय पीते पीते भी उसका गला सूख जाता था और सिवाय हाँ या ना के वो कुछ न बोल पाता था। इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट में जाकर बनारस से अपने कॉलेज के लिए शील्ड जीतकर लाना बसंत के लिए उतना कठिन न था जितना कठिन आज उसे साधारण बातचीत करना मालूम हो रहा था। वो अपनी दशा पर स्वयं हैरान था और उसे अपने अचानक मौन पर आश्चर्य हो रहा था। केशव के आग्रह पर जब कुसुम ने सितार पर यमन कल्याण बजाकर सुनाया तो बसंत ने कहा, आप तो संगीत में बड़ी प्रवीण हैं। ये सुनकर कुसुम ने जरा हंसकर कहा, आप तो मुझे बनाते हैं, अभी तो मुझे अच्छी तरह बजाना भी नहीं आता। ये सुनकर बसंत को अपना वाक्य मूर्खतापूर्ण लगा और उसे अपनी उक्ति में केवल व्यंग का ही आभास मालूम हुआ। बसंत बहुत देर बाद बोला था और अब बोलने के बाद अपने आप को धिक्कार रहा था। बसंत जब वापस आया तो उसे याद आ रहा था कि जैसे कुसुम ने चलते समय कभी कभी आते रहने का अनुरोध किया था, किंतु वो अकेला कुसुम के घर न जा सका और एक दिन फिर केशव के ही साथ वो उसके घर चला गया। इसी प्रकार बसंत जब कई बार कुसुम के घर गया तो कुसुम ने देखा कि बसंत भी बातचीत कर सकता है। उसकी विद्वत्ता और योग्यता पर तो कुसुम पहले से ही मुग्ध थी। अब उसकी मर्यादित सीमा के अंदर बातचीत और व्यावहारिक ज्ञान को देखकर कुसुम की उसके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। अन्य नवयुवकों की तरह बसंत में किसी भी तरह की उद्दंडता न थी। उसकी बातचीत, हंसी मजाक सब सीमा के बाहर न जाते थे। कुसुम ने बसंत से अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आग्रह किया, जिसे बसंत ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार धीरे धीरे कुसुम और बसंत की घनिष्ठता बढ़ने लगी। कुसुम से मिलने से पहले बसंत ने उसके विषय में जो धारणा बना रखी थी कि धनवान पिता की अकेली कन्या जरूर उद्धत स्वभाव की होगी, वो निर्मूल साबित हुई। अब उसे कुसुम के पास जाने की सदा इच्छा बनी रहती। सवेरे से ही शाम होने की बाट देखा करता। अपनी दशा पर उसे स्वयं आश्चर्य था। कुसुम मैट्रिक पास हो गई और बसंत बीए, किंतु दोनों ने ही आगे पढ़ना जारी रखा। बसंत अब भी कभी कभी कुसुम के घर आया जाया करता था। एक दिन बसंत ने सुना कि कुसुम का विवाह मई के महीने में होने वाला है। बसंत समझ न सका कि ये सुनकर उसका चित्त अव्यवस्थित सा क्यों हो गया है। उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि कुसुम के साथ उसका भी कोई ऐसा संबंध हो सकता है। अपनी और कुसुम की आर्थिक स्थिति में वो जमीन आसमान का अंतर दिखा करता था और कभी इस प्रकार की असंभव कल्पना को लाने के लिए भी उसे अपने ऊपर विश्वास था। कुसुम उसके लिए आकाश सुमन थी। उसे छूने तक की कल्पना बेचारा बसंत कैसे करता। अदरक के व्यापारी को जहाज की खबर देने से क्या मतलब, और यदि जहाज की खबर सुनकर उसे सुख दुख हो तो आश्चर्य की बात है। बसंत यही सोच रहा था। बसंत कुसुम से दूर दूर रहने की सोचने लगा, किंतु ज्यों ही शाम हुई वो अपने आप को रोक न सका। निकला तो वो टहलने था, लेकिन टहलता टहलता कुसुम के घर जा पहुंचा। जब वो कुसुम के घर में पहुंचा तो कुसुम वहां न थी। वो ड्राइंग रूम में बैठकर एक एल्बम के पन्ने उलटने लगा। उसकी दृष्टि एक चित्र पर जाकर एकाएक रुक गई। वो बड़ी देर तक उस चित्र को ध्यानपूर्वक देखता रहा। उसका सिर चित्र के ऊपर झुक गया और आंखों की दो बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। बसंत जैसे सोते से जाग पड़ा हो। उसने झट से जेब से रुमाल निकालकर चित्र पर से आंसू की बूंदें पोंछी और उसी समय उसकी नजर सामने लगे हुए बड़े से आईने पर पड़ी। कुसुम उसके पीछे चुपचाप खड़ी थी और उसकी भी आंखें सजल थी। बसंत कुछ घबरा सा गया, परंतु कुसुम पास की कुर्सी खींचकर बैठ गई। थोड़ी देर तक दोनों ही चुपचाप रहे।
आखिर कुसुम ने ही कुछ देर बाद निस्तब्धता भंग करते हुए कहा, बसंत बाबू, अब तो बहुत देर हो चुकी है। बसंत ने कहा, जो हुआ ठीक ही हुआ। इसके बाद मिल्टन की एक पोयम की कुछ पंक्तियां जो कुसुम न समझ सकती थी, बसंत ने उसे समझाई। बसंत अपने घर गया और कुसुम अपने पिता के साथ हवाखोरी के लिए। गर्मी की छुट्टियों में बसंत को एक लाल लिफाफे में कुसुम की शादी का निमंत्रण पत्र मिला और कुछ दिन बाद उसने सुना कि कुसुम का विवाह एक धनी मानी जमींदार के साथ सकुशल हो गया है। कुसुम का पढ़ना लिखना बंद हो गया है और साथ ही बंद हो गया बसंत का उसके यहाँ आना जाना। बसंत को अब मालूम हुआ कि उसका हृदय उससे छिप छिप कर कुसुम को कितना चाहने लगा था। कुसुम को अपनाने की लालसा भी उसके हृदय में दबी हुई थी। अपने हृदय के इस विश्लेषण पर बसंत को बहुत आश्चर्य हुआ। ये इच्छाएं कब उसके हृदय में आई, ऐसा उसे स्पष्ट भाव से स्मरण नहीं आया। उसे अपने ऊपर और अपनी बुद्धि पर विश्वास था, किंतु हृदय बुद्धि और तर्क को धोखा देकर मनुष्य को किस प्रकार असंभव कल्पना की ओर प्रेरित कर सकता है, बसंत ने आज जाना था। उसने सोचा, यदि मैं कुसुम को प्यार करता था तो मैंने कुसुम से ये कहा क्यों नहीं? यदि उसे अपनाने की इच्छा मेरे हृदय में थी तो उसे मैंने कभी प्रकट क्यों नहीं किया? वो अपने प्रश्नों पर आप ही निरुत्तर हो जाता था। फिर उसने बार बार यही सोचा कि उसने सदा ही कुसुम को प्यार किया है और हृदय से प्यार किया है। तब क्या कुसुम भी उससे प्यार करती थी? शायद हाँ या नहीं। बसंत कुछ निश्चय न कर सका, किंतु तर्क की शुष्क विवेचना में उस दिन की कुसुम की सजल आंखें डूबते हुए को तिनके के सहारे की तरह बसंत को मालूम हुई। बसंत एमए पास करने पर लाहौर कॉलेज में प्रोफेसर हो गया और साधारण स्थिति में अपने दिन काटने लगा। उसे प्रोफेसरी करते करते 4 साल हो गए, किंतु उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उसके मामा ने उससे विवाह के लिए कहा भी, किंतु बसंत ने टाल दिया। माता पिता तो थे नहीं जो बार बार उसे विवाह के लिए बाध्य करते। मित्रों ने भी यदि कभी बसंत से इसकी चर्चा की तो बसंत ने बात को सदा हंसी में उड़ा दिया। अपनी इस लापरवाही का कारण वो खुद न समझ सकता था। विवाह न करने की उसने कोई प्रतिज्ञा तो न ले रखी थी, किंतु न जाने क्यों उसका चित्त अव्यवस्थित था। विवाह की ओर उसका झुकाव नहीं सा था। इन 4 वर्षों में बसंत एक बार भी इलाहाबाद नहीं गया। बार बार इच्छा होते हुए भी वो वहां न जा सका। उसके मामा का तबादला अब लखनऊ हो गया था। अब इलाहाबाद जाता भी तो किसके पास? अपने क्लास के विद्यार्थियों को टाटा नगर के कारखाने दिखलाकर जब बसंत लौट रहा था, उसे इलाहाबाद स्टेशन से जाना पड़ा। यहाँ एक दिन रुकने के प्रलोभन को वो रोक न सका। सामान स्टेशन पर छोड़कर पहले वो अपने पुराने साथियों से मिलने गया। 1-2 को छोड़कर उसे वहाँ कोई न मिला। फिर वो जॉर्ज टाउन की ओर गया और उसके पैर अपने आप कुसुम के घर के पास जाकर ठिठक गए। दरवाजे पर वही पुराना चौकीदार बैठा था, हाथ में तंबाकू मल रहा था। बसंत को देखते ही उठ खड़ा हुआ और बोला, बहुत दिनों के बाद आना हुआ भैया। और वो बिना कुछ कहे ही अंदर खबर देने चला गया। बसंत जाकर उसी ड्राइंग रूम में बैठ गया जहां वो बहुत बार कुसुम के शिक्षक के रूप में बैठ चुका था। इन 4 वर्षों में कुसुम और बसंत के बीच किसी भी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ था और न उन्हें एक दूसरे के विषय में कुछ मालूम था। बसंत सोच रहा था कि इतने दिनों बाद कुसुम न जाने किस भाव से मिलेगी, कैसे स्वागत करेगी। उसका आना उसे अच्छा भी लगेगा या नहीं, कौन जाने। इतने ही में बिना किनारी की एक सफेद खादी की साड़ी पहने कुसुम ड्राइंग रूम में चली आई।
बसंत ने बड़े ही नम्र भाव से उठकर अभिवादन किया। क्यों? क्या कुसुम को इतनी जल्दी भूल गए जो अपरिचित की तरह शिष्टाचार करते हो बसंत बाबू? कुसुम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। बसंत का ध्यान इस ओर न था। वो चकित दृष्टि से कुसुम के सादे पहनावे को देख रहा था। सौभाग्य के कोई चिन्ह न थे। न तो हाथ में चूड़ी थी, न माथे पर सिंदूर की बिंदी। हे विधाता, तो क्या कुसुम विधवा हो चुकी है? किंतु बसंत का हृदय इस बात को मानने के लिए तैयार ही न होता था। क्या सोच रहे हो बसंत बाबू? कुसुम ने फिर से पूछा तो बसंत जैसे चौंक पड़ा। बोला, कुछ तो नहीं, बस वैसे ही देख रहा था कि। कुसुम ने बात काट कर कहा, आप मेरी तरफ देख रहे होंगे, किंतु इसके लिए क्या किया जाए? विधि के विधान को कौन टाल सकता है बसंत बाबू? बसंत को मालूम हुआ विवाह के 2 वर्ष बाद ही कुसुम विधवा हो गई। उसके पिता भी उसे अटूट संपत्ति की अधिकारिणी बनाकर 6 महीने हुए परलोकवासी हुए। बसंत ने देखा कि विपत्तियों ने कुसुम को ज्ञान में और भी अधिक प्रौढ़ बना दिया है। कुसुम उम्र में बसंत से कुछ साल छोटी थी, किंतु बसंत अभी संसार सागर के इसी तट पर था और कुसुम लहरों के चपेटे में आकर उस पार बसंत से बहुत दूर पहुंच गई थी। बसंत के जीवन में आशा थी और कुसुम का जीवन निराशापूर्ण था। निराशा की अंतिम सीमा शांति है। कुसुम उसी शांति का अनुभव कर रही थी। उस दिन बसंत फिर लौटकर वापस न जा सका। कुसुम के अनुरोध से वो 2 दिन तक कुसुम का मेहमान रहा। दोनों ने परस्पर एक दूसरे के विषय में इतने दिनों का हालचाल जाना। पत्र न लिखने की शिकायत न तो कुसुम को थी और न बसंत को। चलते समय कुसुम ने बसंत से आग्रह किया कि यदि किसी काम से उन्हें इस ओर आना हो तो इलाहाबाद में जरूर ठहरे। कुसुम बसंत का हृदय, उसकी आंखें देख रही थी। उसे विश्वास था कि बसंत जरूर आएगा। बसंत का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता ही गया। कोई खास बीमारी तो न थी, केवल 8-10 दिन तक मलेरिया ज्वर से पीड़ित रहने के कारण वो कमजोर होता गया। छुट्टियों में जलवायु परिवर्तन के लिए बसंत मसूरी गया। प्रकृति के सुंदर दृश्य, यात्रियों की चहल पहल, बिजली की रोशनी, किसी भी बात से बसंत के चित्त में शांति न मिल सकी। वो सदा गंभीर और उदास रहा करता। कुसुम को वो जी से प्यार करता था। बसंत का स्वभाव और चरित्र अत्यंत उज्जवल और ऊंचा था। फिर भी जब वो सोचता कि कुसुम के विवाह के समय, उसके सुख के समय उसकी आंखों में आंसू आए थे और कुसुम के विधवा होने पर उसके हृदय में आशा का संचार हुआ, तो वो अपने विचारों पर स्वयं लज्जित होता और अपने को नीच समझकर धिक्कारता। बसंत बहुत दिनों तक मसूरी में न रह सका। देहरादून एक्सप्रेस से वो एक दिन इलाहाबाद जा पहुंचा। कुसुम के सद्व्यवहार से कुछ शांति मिली। कई दिनों से बसंत कुसुम को कुछ कहना चाहता था, किंतु कहते समय उसे ऐसा मालूम होता जैसे कोई आकर उसकी जुबान पकड़ लेता हो और वो कुछ न कह सका। एक दिन बगीचे में कुसुम बसंत के साथ टहल रही थी। दोनों ही चुपचाप थे। बसंत ने निस्तब्धता भंग की। उसने पूछा, कुसुम, तुम क्या अपना सारा जीवन इसी प्रकार तपस्विनी की तरह बिता दोगी? क्या करूं, ईश्वर की शायद यही इच्छा है, किंतु क्या इस तपश्चर्या को सुख में परिवर्तित करने का कोई मार्ग नहीं? क्या मार्ग हो सकता है बसंत? तुम ही कहो ना, मेरी समझ में तो नहीं आता। बसंत ने धड़कते हुए हृदय से कहा, पुनर्विवाह, जैसा कि तुम्हारी सखी मालती ने भी किया है। कुसुम को एक धक्का सा लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन बसंत बाबू,
मुझसे तो ये कभी न हो सकेगा। बसंत चुप हो गया। वो रह रहकर अपनी गलती पर पछता रहा था। बसंत ने साहस करके इस नाजुक विषय को छेड़ तो जरूर दिया था, किंतु वो डर रहा था कि कहीं कुसुम की नजर में वो नीचा न गिर जाए। दोनों चुप थे। दोनों के दिमाग में एक प्रकार का तूफान सा उठ रहा था। टहलते टहलते कुसुम जैसे थक कर एक संगमरमर की बेंच पर बैठ गई। उसने बसंत से भी बैठ जाने का इशारा किया। उसने कहा, बसंत, मैं तुम्हें कितना चाहती हूं। शायद तुम इसे अभी तक अच्छी तरह समझ भी नहीं पाए हो। बसंत के हृदय में फिर आशा उठी। वो ध्यानपूर्वक उत्सुकता के साथ कुसुम की बात सुनने लगा। कुसुम ने कहा, तुम भी मुझे पहले से चाहते थे। ये बात मुझसे छिपी न रह सकी। उस दिन ड्राइंग रूम में अपने आप ही प्रकट हो गई, लेकिन ये प्रकट हुई बहुत देर के बाद, जब उसके लिए कोई उपाय शेष न था। उसके बाद बसंत, इन लंबे 4 वर्षों की अवधि में मैं तुम्हें भूल नहीं सकी हूं, जैसा कि तुम देख रहे हो। बसंत का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। कुसुम ने फिर कहा, इतना सब होते हुए भी बसंत, मैंने निश्चय किया है कि मैं कभी पुनर्विवाह नहीं करूंगी। अपने माता पिता और अपने स्वामी की स्मृति को कलंक न लगाऊंगी। तुम्हारी ओर मेरा शुद्ध प्रेम है, उसमें वासना और स्वार्थ की गंध नहीं है। बसंत हताश हो गया। कुसुम ने फिर कहा, बसंत, क्या कहानियों की तरह प्रेम का अंत विवाह में ही होना चाहिए? बसंत कोई उत्तर न दे सका। उसने देखा कुसुम प्रेम की दौड़ में भी उससे बहुत आगे निकल गई है। बसंत अपने को स्वार्थी और ओछे हृदय का समझने लगा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कुसुम बहुत ऊंचे से किसी दूसरे लोक से बोल रही है, जिसे बसंत कुछ समझ सकता है और कुछ नहीं। इसके बाद बसंत और कुसुम के बीच इस विषय में फिर कभी कोई बात नहीं हुई, किंतु बसंत अब भी समझता है कि कुसुम का तर्क सत्य नहीं है। किसी सुकवि की कल्पना की तरह ये सुंदर तो जरूर है, पर उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु इस प्रकार के विचार आने पर वो स्वयं अपनी आंखों से नीचे गिरने लगता है। उसके कानों में बार बार कुसुम के ये शब्द गूंजने लगते हैं, क्या प्रेम का अंत कहानियों की तरह विवाह में ही होना आवश्यक है? क्या प्रेम का अंत कहानियों की तरह विवाह में ही होना आवश्यक है? बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सबसे पहले पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।